हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज़ कुसुम हेयर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डार्विनिज्म और नियो डार्विनिज्म के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था लेमार्किज्म के बारे में, यानी कि हम एवोल्यूशनरी थ्योरी की बात कर रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है डार्विनिज्म एंड नियो डार्विनिज्म। सो डार्विन ने ये थ्योरी जो है वो प्रपोज की थी। इनका पूरा नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जो कि एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे। ठीक है। ही प्रपोज द साइंटिफिक थ्योरी दैट, उन्होंने क्या कहा था, ऑल स्पीसीज हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम फ्रॉम वन और फ्यू एंसेस्टर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। कि एक या फिर कुछ एंसेस्टर से ही जो स्पीसीज है वो इवोल्व हुई है टाइम के साथ साथ में। किस प्रोसेस के द्वारा? नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस के द्वारा एक ही एंसेस्टर या कुछ एंसेस्टर से जो नई स्पीसीज है वो इवॉल्व हुई हैं। ऐसा किसने कहा था? डार्विनिज्म में डार्विन ने कहा था। ठीक है। तो ये जो थ्योरी है वो 1930 में साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा वाइडली एक्सेप्ट की गई है, क्योंकि डार्विन ने क्या किया था, डार्विन के पास में इस थ्योरी को रखने के लिए साइंटिफिक एविडेंसेस थे। ठीक है, दैट्स वाई डार्विन की एक बुक थी, काफ़ी फेमस बुक है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसके अंदर उन्होंने इस थ्योरी को पब्लिश किया था। ठीक है। सो डार्विन की ये जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है ये दो हाइपोथेसिस को कंसिस्ट करती है। क्या बोलती है ये ऐसे बोलती है कि भाई जो भी डिसेंडेंट्स हैं, ऑर्गेनिज्म डिसेंडेंट्स हैं, उनका मॉडिफिकेशन है वो एक ही एंसेस्टर या फिर एक कॉमन एंसेस्टर से हुआ है। और ये जो मॉडिफिकेशन हुआ है इसके पीछे मैकेनिज़्म क्या है? वो है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है। यानी एक या फिर एक से अधिक मीन्स एक या फिर फ्यू एंसेस्टर से न्यू स्पीसीज बनी है इवोल्यूशन के द्वारा। और इस इवोल्यूशन के पीछे किसका प्रोसेस है, किसका मैकेनिज्म है? नेचुरल सिलेक्शन का। ठीक है। सो डार्विन ने अपने पॉइंट को, अपनी थ्योरी को रखने के लिए दो पॉइंट रखे थे। फर्स्ट है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्ट करना है तो उसको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक ही स्पीसीज में कई ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और मान लीजिए कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, और लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। यानी जिसके पास भी एडवेंटेज कैरेक्टर होगा वो वहाँ पे सरवाइव कर पाएगा, और जिसके पास में डिसएडवांटेज कैरेक्टर होगा वो वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगा और फाइनली वो एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड जो पॉइंट है वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी कि वहाँ पे कंपटीशन हुआ, स्ट्रगल हुआ, जिसके पास में एडवांटेज कैरेक्टर था वो एग्जिस्ट किया। यानी कि उस एनवायरनमेंट के लिए जो फिट बैठ रहा था वहाँ पे, यानी जिसके पास एडवांटेज कैरेक्टर था वो ऑर्गेनिज्म जो है वही सर्वाइव कर पाया। ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि जिसके पास में एडवांटेज कैरेक्टर है वही सर्वाइव कर पाएगा। डिसएडवांटेज कैरेक्टर वाला ऑर्गेनिज्म जो है कुछ टाइम के बाद में एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ही स्टेटेड दैट scarcity of resources in a population would lead to competition between individuals of the same species because all use the same limited resources। यानी कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है और वहाँ पे ऊपर से रिसोर्सेज की जो है वो कमी हो गई है, तो वहाँ पे जो इंडिविजुअल है एक ही स्पीसीज़ के उनके बीच में कंपटीशन होगा, और जो स्ट्रांग होगा वो जीत जाएगा और जो वीक होगा वो हार जाएगा, यानी कि वो बाद में एलिमिनेट हो जाएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, such competition would lead to the death of some individual while other would survive from this reasoning। डार्विन यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। डार्विन concluded that individuals having advantage character or variation are more likely to survive and reproduce than those without advantage variations। ये अभी हमने जो पॉइंट डिस्कस किया वही है, एडवांटेज कैरेक्टर वाला सरवाइव कर पाएगा, डिसएडवांटेज कैरेक्टर वाला सरवाइव नहीं कर पाएगा। नेचुरल सिलेक्शन क्या बोलता है
कि वेरिएशन शुड एग्जिस्ट, कि एनवायरनमेंट में पहले से जो है वो वेरिएशन होनी ही चाहिए। एडवांटेज कैरेक्टर इज सिलेक्टेड ओवर डिसएडवांटेज कैरेक्टर, एडवांटेज कैरेक्टर को सिलेक्ट किया जाएगा जबकि डिसएडवांटेज कैरेक्टर को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। ये सारी की सारी कौन सिलेक्ट करती है चीज़ें? नेचर सिलेक्ट कर रही है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे आगे। डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि जिस ऑर्गेनिज्म के पास में एडवांटेज कैरेक्टर है उसका क्या होगा, वो स्ट्रांग होगा और उसके बाद में उसका जो नंबर है वो बढ़ जाएगा डिसएडवांटेज कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि उसका नंबर बढ़ गया है तो वो रिप्रोडक्शन भी ज़्यादा करेगा। और जो डिसएडवांटेज कैरेक्टर वाला ऑर्गेनिज्म है उसका नंबर कम है तो उसका रिप्रोडक्शन रेट भी कम हो जाएगा ना। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म के पास में एडवांटेज कैरेक्टर है वो आगे वाले जो जनरेशन है नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट भी होना चाहिए। नेचुरल सिलेक्शन मेनली इन 4 पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। और यही जो नेचुरल सिलेक्शन है इसी इवोल्यूशन के पीछे यही मैकेनिज़्म वर्क करती है, डार्विन ने ऐसा कहा था। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखेंगे नेचुरल सिलेक्शन का। देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखा था हमने, वेरिएशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल बीटल का एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं। बीटल्स आर ग्रीन एंड सम आर ब्राउन, कुछ बीटल्स जो है वो ग्रीन है और कुछ बीटल्स जो है वो ब्राउन है। अगर हम इसको एक ग्रीन ट्री पे देखें यानी वहाँ का एनवायरनमेंट क्या हुआ, ग्रीन, और अगर वो लीफ वहाँ पे पत्ते जो है वो झड़ चुके हैं तो वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, वहाँ पे लाइक ट्री का जो स्टेम है तना जो है वो ब्राउन रहेगा, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं कि एक ब्राउन एनवायरनमेंट के अंदर बीटल जो है कुछ तो ग्रीन है और कुछ ब्राउन है, ठीक है। देयर इज़ डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पे अगर ब्राउन एनवायरनमेंट है तो ब्राउन कलर की जो बीटल है वो तो बर्ड को दिखेगी नहीं क्योंकि उनका कलर जो है वो ब्राउन स्टेम के जैसा हो गया है। तो ग्रीन वाला जो बीटल है वो बर्ड को इजीली दिखेगा और वो सबसे ज़्यादा ईट किसको करेगा, सबसे ज़्यादा खाएगा ब्राउन वाले बीटल को, ग्रीन वाले बीटल को, ठीक है। तो ग्रीन वाले बीटल को वो खाएगा तो श्योरली ग्रीन वाले बीटल का जो नंबर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रीन वाले बीटल का नंबर कम हो गया है तो यहाँ पे ब्राउन वाले बीटल का नंबर बढ़ गया है क्योंकि उनको खाया नहीं गया है बर्ड के द्वारा। तो यहाँ पे अगर इस जो पिक में देखें तो यहाँ पे अगर ग्रीन का हम रिप्रोडक्शन रेट देखेंगे तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन ये कम करेगा ना। और अगर यहाँ पे क्योंकि इनका संख्या ज़्यादा है, नंबर ज़्यादा, तो ब्राउन वाला बीटल अपना रिप्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा करेगा। तो इस तरह से फाइनली एक नेक्स्ट पॉइंट आता है हेरिडिटी, यानी कि जो भी कैरेक्टर है बीटल के पास में, ब्राउन बीटल के पास में, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में भी उसको नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसमिट करेगा और ये जो कैरेक्टर है वो जेनेटिक बेसिस होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो जनरेशन के ऑफस्प्रिंग होंगे तो उसमें भी ब्राउन कलर जाएगा और वो भी इसका एडवांटेज उठा सकते हैं। तो इस तरह से नेचर सेलेक्ट कर रही है, यानी जहाँ पे ग्रीन बीटल का नंबर कम हो गया और वो फाइनली एलिमिनेट हो जाएगा और ब्राउन बीटल जो है वहाँ पे सरवाइव कर जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, नेचर जो है वो सिलेक्ट कर रही है। डार्विन ने एडेप्टेशन का डेफिनेशन दिया था कि फॉर सर्वाइवल कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो एडवांटेज कैरेक्टर को अडॉप्ट कर लेते हैं और उन कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, और इसे क्या कहा गया था, एडेप्टेशन कहा गया था। और ऐसा किसने कहा था, डार्विन ने कहा था। अगर हम एडेप्टेशन का एग्जांपल देखें तो हम देखेंगे डार्विन्स फिंचेज का, ठीक है, जो कि नेचुरल सिलेक्शन का भी एक एग्जांपल है और अडेप्टेशन का भी एक एग्जांपल है। डार्विन्स फिंचेज
तो यहाँ पे गैलापागोस जो आइलैंड था वहाँ पे डार्विन फिंचेस थी। पहले जो डार्विन फिंचेस थी वो सीड को फूड करती थी, सीड पे डिपेंडेंट थी फीडिंग के लिए। लेकिन उसके बाद में इनका जोग्राफिकली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। और वहाँ पे उनको फीडिंग के लिए अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज मिलने लग गए। जहाँ पे वो यहाँ पे सीड पे डिपेंड थी तो वहाँ पे कहीं पे दूसरी जगह गई, वहाँ फ्रूट उनको मिल रहा था, कहीं लीव्स उनको मिल रहा था, कहीं स्टेम मिल रहा था, या फिर कहीं इंसेक्ट पे वो डिपेंडेंट थे। तो इस तरह से उन्होंने अपने फीडिंग रिसोर्स के अकॉर्डिंग क्या किया, अडेप्टेशन कर लिया अपनी बीक के अंदर, ठीक है। इंसेक्ट को फीड करेगी तो उसको हार्ड बीक चाहिए होगा, अगर वो फ्रूट या लीव्स को फीड करेगी तो उसको डिफरेंट टाइप का बीक चाहिए होगा। तो इस तरह से उसने अडेप्टेशन कर लिया अपनी बीक के अंदर सर्वाइव करने के लिए। अगर उसको सर्वाइव करना है तो उसको अडेप्टेशन करना पड़ेगा, वरना उसको फूड को स्कार्स हो जाएगा और यानी फूड वो मिलेगा नहीं और वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो फॉर सर्वाइवल अडेप्टेशन ज़रूरी होता है, और ये जो इन्होंने अडेप्टेशन किया ये नेक्स्ट जनरेशन में भी, इनके ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसमिट हो गया। Adaptive radiation generally occur when an organism enter in new areas and different traits affect its survival. From single ancestor they are radiating to a different direction. यानी कि अडेप्टिव रेडिएशन एक ही एंसेस्टर है, उससे डिफरेंट एरियाज में जो है उसके एंसेस्टर से डिफरेंट एरियाज़ में जाके वो ऑर्गेनिज़म नई स्पीसीज बना लेता है, उसी को हम एडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। और ऐसा किस लिए होता है, वहाँ पे जाके वो अडेप्टेशन कर लेता है और वो जो अडेप्टेशन किया है वो नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसमिट कर देता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। और इस इवोल्यूशन के पीछे क्या क्या रीज़न है, एडेप्टेशन। डार्विन ने नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दिया था वो जिराफ की नेक का दिया था। इनफैक्ट लेमार्क ने भी जिराफ की नेक का एग्जाम्पल दिया था, लेकिन लेमार्क ने क्या कहा था कि उसने एक्सरसाइज किया तो स्ट्रेच हो गया और जो गर्दन है वो उसका लंबा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। डार्विन ने क्या कहा था कि लॉन्ग नेक और शॉर्ट नेक दोनों टाइप के जिराफ वो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते थे, और जैसे ही फूड का स्कार्स हुआ यानी फूड की कमी हुई तो वो जो लॉन्ग नेक वाले जिराफ थे वो लॉन्ग ट्री पे लीव्स को खाने के लिए कैपेबल थे, और जो शॉर्ट नेक वाले जिराफ थे वो उसको खाने के लिए कैपेबल नहीं थे, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे। तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ शॉर्ट नेक वाले जिराफ जो है वो वहाँ से एलिमिनेट हो गए, क्योंकि उनको फूड नहीं मिल रहा था, और सिर्फ लॉन्ग नेक वाले जिराफ वहाँ पे एग्जिस्ट कर पाए, ठीक है। तो ऐसा कहा था किसने, डार्विन ने। नेक्स्ट आता है गाइस नियो डार्विनिज्म। नियो डार्विनिज्म डार्विन का ही एक मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी है। लाइक इसमें डार्विनिज्म जो थ्योरी था उसको तो एक्सेप्ट कर लिया गया था पूरी तरह से, लेकिन इसके अंदर बस एक पॉइंट और जोड़ दिया गया, और वो पॉइंट क्या था, म्यूटेशन का, ठीक है। म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ, म्यूटेशन का जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं जीन में चेंज की, ठीक है। जीन में चेंज हुआ है, यानी कि जीन में चेंज हुआ तो क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। मीन्स म्यूटेशन जो है वो इवोल्यूशन को लीड करेगा। सिर्फ ये पॉइंट जो है वो नियो डार्विनिज्म में ऐड कर दिया गया, और नियो डार्विनिज्म को मॉडर्न सिंथेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस भी कहा जाता है। सो ये था डार्विनिज्म और नियो डार्विनिज्म के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचुरल सिलेक्शन के बारे में डिटेल में मीन्स उसके एविडेंसेस क्या है, क्या क्या मिले हैं, और उसके मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम डिटेल में नेचुरल सिलेक्शन के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सो गाइज़ आई होप ये वीडियो जो है वो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच गाइज़।